हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म फ्रैंकी एंड जॉनी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी एक ऐसी लव स्टोरी को बताती है जो कि देखने में बहुत ही सिंपल सी लगती है, पर पास्ट रिलेशनशिप्स और उससे आए ट्रॉमा इसे हर बार शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, जो कि इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत फ्रैंकी से होती है, जो कि यूएस के अल्टूना शहर में चर्च में दिखाई देती है। यहाँ फ्रैंकी अपने रिलेटिव्स के एक न्यू बॉर्न बच्चे की गॉड मदर बनी होती है, यानी कि बच्चे को बैप्टाइज्ड करा रही होती है। इस रिचुअल के बाद फ्रैंकी रिलेटिव्स के साथ अपने घर पर आ जाती है। फ्रैंकी की माँ उसको अब शादी कर लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी अब एज हो चुकी थी, पर फ्रैंकी इस पर कोई भी बात नहीं करती है। फ्रैंकी की माँ उससे पूछती है कि वो उसे खुलकर बता सकती है कि उसे क्या दिक्कत है, पर वो अपनी माँ को इस पर ज़्यादा कुछ भी नहीं बताती है। अब इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है जॉनी के ऊपर, जो कि न्यूयॉर्क की जेल से रिहा कर दिया गया है। जॉनी ने कोई खास जुर्म नहीं किया है और वो बस चेक फ्रॉड के लिए जेल में था। जेल से रिहा होने पर जॉनी अपने लिए कुक की जॉब देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा शेफ़ है और उसने अपने जेल के ड्यूरेशन में भी सबको बहुत टेस्टी खाना खिलाया होता है। इधर दूसरी तरफ फ्रैंकी अपना वीकेंड खत्म होने पर अल्टूना से न्यूयॉर्क शहर के लिए बस से निकल पड़ती है। फ्रैंकी न्यूयॉर्क शहर में दी अपोलो कैफ़े में एक वेट्रेस का काम करती है। अगले दिन जॉब में आने पर फ्रैंकी की एक ओल्ड एज वेट्रेस फ्रेंड हेलेन से मुलाकात होती है, जिसकी तबीयत ठीक न होने पर कैफ़े का ओनर निक उसको आराम करने के लिए घर भेज रहा होता है। इसके अगले दिन इस कैफ़े में जॉनी न्यूज़पेपर आर्टिकल के साथ जॉब मांगने आता है, क्योंकि कैफ़े में एक शॉर्ट ऑर्डर कुक की ज़रूरत थी। शॉर्ट ऑर्डर कुक होते तो कुक्स ही हैं, पर वो काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं और एक साथ कई ऑर्डर्स तैयार करते हैं। निक जॉनी से बात करता है और कहता है कि हमारे यहाँ पहले काफ़ी शॉर्ट ऑर्डर कुक्स आए हैं, पर कोई भी लंबे टाइम तक नहीं टिका है। इस पर जॉनी कहता है कि अगर वो उसे हायर करता है तो वो कहीं नहीं जाने वाला और यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक काम करेगा। जॉनी को लगता है कि निक उससे कुछ बनवा कर देखेगा, फिर उसे काम पर रखेगा। निक उसे सीधा ही जॉब पर रख लेता है और कल सुबह 6 बजे आने के लिए कहता है। यहाँ जॉनी फ्रैंकी को भी देखता है, जो कि अपना काम कर रही होती है। इसके अगले दिन जॉनी कैफ़े में पहुंचकर अपनी कुक की जॉब को करने लगता है और किचन में उसकी स्पीड को देखकर कैफ़े में काम करने वाले सभी लोग हैरान होते हैं। फ्रैंकी के साथ काम करने वाली दूसरी वेट्रेस कोरा उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो फ्रैंकी को बुलाकर जॉनी को दिखाती है, पर फ्रैंकी का जॉनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इसी टाइम पर निक सबको बताता है कि हेलेन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया है। इसके अगले ही दिन अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले फ्रैंकी और कोरा दोनों हेलेन से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। ये दोनों ही हेलेन की हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि हेलेन की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। ये लोग हेलेन से बात करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो अपने होश में नहीं होती है और इन्हें बिना बात करे ही वापस लौटना पड़ता है। कैफ़े में आकर ये दोनों अपने काम में लग जाती हैं और लोगों से ऑर्डर्स लेना शुरू कर देती हैं। और इसी टाइम पर कैफ़े में आए एक इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जॉनी और फ्रैंकी आगे बढ़कर उस इंसान को संभालते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही इस सिचुएशन को डील करना आता है। पर यहाँ जॉनी फ्रैंकी को देखता रहता है और उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आज शाम में अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। फ्रैंकी के लिए एकदम शॉकिंग था और वो जॉनी को स्ट्रेट अवे इसके लिए मना कर देती है। कि अगले दिन जब फ्रैंकी को मालूम चलता है कि हेलेन की डेथ हो चुकी है, तो वो कोरा और उसके साथ काम करने वाली एक तीसरी वेट्रेस नड्डा के साथ हेलेन के फ्यूनरल में जाती है। यहाँ ये तीनों चर्च में बैठे होते हैं और तभी थोड़ी देर बाद इनको यहाँ पर जॉनी हेलेन की मौत का अफसोस करने आता दिखाई देता है। ये तीनों ही जॉनी को यहाँ पर देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि जॉनी जिस दिन काम करने आया था उससे एक दिन पहले ही हेलेन की तबीयत खराब हो गई थी और जॉनी उसे जानता तक नहीं था। अब नड्डा और कोरा फ्रैंकी को अकेले छोड़कर चर्च से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जॉनी फ्रैंकी को अकेला देखकर उससे बात करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और जॉनी थोड़ी देर बाद फ्रैंकी से बिना बात किए चर्च से बाहर चला जाता है। फ्रैंकी ये देखकर हैरान थी और उससे अब जॉनी से बात किए बगैर रहा नहीं जा रहा था। वो कैफ़े में वापस आने पर जॉनी से पूछती है कि तुम जब हेलेन को जानते तक नहीं हो तो उसके फ्यूनरल में क्या करने आए थे। जॉनी इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब देता है कि लोगों के दुख में शामिल होने के लिए किसी भी जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एम्पैथी की ज़रूरत होती है। और जॉनी यहाँ फिर से मौका पाते ही फ्रैंकी को डेट पर चलने के लिए अप्रोच करता है और फ्रैंकी यहाँ उसको दोबारा से मना कर देती है, पर जॉनी को देखकर लगता है कि उसने अभी भी हार नहीं मानी है। इसके बाद जॉनी और कोरा की आंख में आंख मिल जाती है और जॉनी कोरा के साथ वन नाइट स्टैंड करता है। जॉनी इस रात में बहुत चुपचाप सा रहता है और अपने फाइनल मोमेंट्स तक आवाज़ भी नहीं निकालता है। कोरा अगले दिन आकर ये बात नड्डा और फ्रैंकी दोनों को ही बताती है और अब फ्रैंकी कहीं ना कहीं जॉनी को जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों है। इसके अगले दिन कैफ़े में आने पर जॉनी फिर से फ्रैंकी पर लाइन मार रहा होता है और आज ही निक कैफ़े में साथ में काम करने वाले पीटर की गोइंग अवे पार्टी में जा रहा होता है और वो यहाँ पूरे स्टाफ को शाम में पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है।
ये जॉनी के लिए फ्रैंकी से बात करने का फिर से एक मौका था और वो इसमें बिल्कुल भी चूकता नहीं है और मौका मिलते ही फ्रैंकी को अपने साथ इस पार्टी में चलने के लिए कहता है। यहाँ जॉनी इस बार सीधा फ्रैंकी को उसके अपार्टमेंट का नाम बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पंच कार्ड पर पढ़ लिया था, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगा। फ्रैंकी कहीं ना कहीं अब अपने रूल्स को तोड़ती है। किसी भी इंसान को डेट ना करने का उसका रूल था और जॉनी को अपने 2 से 3 फ्लैट नंबर बता देती है। जॉनी ये सुनकर कंफ्यूज था पर लेकिन वो फ्रैंकी से लास्ट तक उसका सही फ्लैट नंबर भी ले लेता है। इसके बाद शाम में फ्रैंकी अपने घर पर अपने 2 दोस्त टिम और बॉबी के साथ होती है, जो उसको एडवाइस दे रहे होते हैं कि उसे पार्टी में कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। और तभी बेल बजती है और जॉनी की एंट्री होती है। फ्रैंकी का फ्लैट 6th फ्लोर पर था और जॉनी सीढ़ियों से चढ़कर यहाँ तक आया था और इसमें वो काफ़ी हाफ गया था। जॉनी का एक्साइटमेंट देखकर फ्रैंकी मन ही मन खुश होती है और इसके थोड़ी देर बाद ये लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ इनके बीच आज काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री सेट होती है और ये लोग काफ़ी बातें करते हैं। हालांकि ये लोग आज पहली बार ही सही से बात कर रहे होते हैं। जॉनी फ्लर्ट करते करते फ्रैंकी से उसकी एज पूछता है, जो कि फ्रैंकी उसे नहीं बताती है। जॉनी भी फिर उसे अपनी सही एज नहीं बताता है और कहता है कि वो 42, 44, 46 अबव ऐसा है। जॉनी पार्टी में नेड्डा के साथ खूब एंजॉय करता है और इसके बाद फ्रैंकी और जॉनी घूमते टहलते हुए घर आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जॉनी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि फ्रैंकी उसके क्रश से बढ़कर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, पर अगले ही दिन से फ्रैंकी का मूड कुछ बदला बदला सा होता है और वो जॉनी को अवॉइड करने लगती है। वो जॉनी से कहती है कि मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे मामले में काफ़ी जल्दबाजी कर रही हूँ। पर जॉनी इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और उससे फ्लर्ट करने में लगा होता है और फ्रैंकी कॉन्टीन्यूसली उसे इग्नोर करती रहती है। जॉनी को मालूम चलता है कि आज शाम फ्रैंकी की बॉलिंग नाइट है, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बॉलिंग खेलने जाएगी। तो जॉनी भी फ्रैंकी से शाम में आने के लिए कहता है, जिस पर फ्रैंकी उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जॉनी अनइन्वाइटेड ही फ्रैंकी की बॉलिंग नाइट में शामिल हो जाता है, जहाँ कैफ़े में काम करने वाले दोस्तों के साथ साथ फ्रैंकी के दूसरे दोस्त भी होते हैं। जॉनी के आने पर भी फ्रैंकी उस पर ध्यान नहीं देती है और उसे लगातार इग्नोर कर रही होती है, जो कि जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो वो सीधा जाकर फ्रैंकी से अपने दिल की बात कह देता है। वो उसे प्रपोज़ करता है और कहता है कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। वो उससे काफ़ी प्यार करता है और अपने बच्चे तक उसी के साथ ही करेगा। बच्चों की बात सुनते ही फ्रैंकी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि वो माँ नहीं बन सकती है। जॉनी इस पर भी अग्री करता है और कहता है कि मैं बच्चे अडॉप्ट कर लूँगा, बस तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। फ्रैंकी को अब ये सब काफ़ी क्रीप लगने लगता है और वो जॉनी को अवॉइड करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जॉनी उसका पीछा करते करते लेडीज़ वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां फ्रैंकी उसको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मना कर देती है और यहां से जाने के लिए कहती है। जॉनी अभी भी नहीं मान रहा होता है तो फ्रैंकी का दोस्त टिम आकर जॉनी को वहां से ले जाता है। फ्रैंकी कैफ़े में अपनी शिफ्ट चेंज करने लगती है ताकि उसको जॉनी से बात ना करनी पड़े, पर जॉनी ऐसे कहाँ मानने वाला था। वो भी अपनी शिफ्ट चेंज करवाकर फ्रैंकी की टाइमिंग में आने लगता है और उससे लगातार बात करने की कोशिश करता रहता है। जॉनी की काफ़ी कोशिशों के बाद फ्रैंकी उससे बात कर लेती है और जॉनी आज उसको अपने दिल में दबी और छिपी सारी बातें बताता है। वो कहता है कि 3 साल पहले उसकी बीवी से डिवोर्स हो गया था और उससे उसको 2 बच्चे भी हैं, जो कि उसकी एक्स वाइफ के साथ रहते हैं। यहाँ फ्रैंकी भी उसको बताती है कि उसके लास्ट बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप 3 साल पहले ही हुआ है और इससे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड और था। जॉनी कहता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि सिर्फ चेक फ्रॉड के मामले में जेल गया था और जेल से निकलने के बाद से वो अपने बच्चों से मिला तक नहीं है। फ्रैंकी उसको जाकर अपने बच्चों से मिलने के लिए एक बार कहती है, जिस पर जॉनी अग्री करता है। इसके बाद जॉनी फ्रैंकी को कैफ़े से पैदल ही उसके घर तक छोड़ने निकल पड़ता है और उसे रास्ते में रोज़ देते हुए दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है। जॉनी उससे पूछता है कि उसके दोनों रिलेशनशिप क्यों टूटे थे। फ्रैंकी पहले तो इस पर खामोश रहती है, फिर उसको अपने लास्ट बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया था। जॉनी अब फ्रैंकी से इस रिलेशनशिप के पहले के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जो कि फ्रैंकी के लिए बताना काफ़ी ट्रॉमेटिक था, तो वो इसे अवॉइड करती है। अब ये दोनों फ्रैंकी के घर पर ही होते हैं और आधी रात का टाइम हो चुका था। जॉनी रेडियो ऑन कर देता है और फिर ये दोनों अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए आपस में सेक्स करते हैं। अब इंटीमेट हो जाने के बाद फ्रैंकी को फिर से लगता है कि वो कुछ तो गलत कर रही है और वो जॉनी को तुरंत के तुरंत अपने घर से जाने के लिए कहती है। जॉनी की ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ये दूसरी बात है जब फ्रैंकी सेक्स के बाद उससे अलग होना चाहती है। फ्रैंकी जॉनी से कहती है कि अगर वो अभी के अभी यहाँ से नहीं गया तो वो लोगों को बुलाकर हेल्प मांगेगी और उसे अच्छी तरह से पिटवाएगी। जॉनी यहाँ पर भी थोड़ा काम रहता है और फ्रैंकी को मनाने की कोशिश करता रहता है, पर फ्रैंकी उस पर और ज़्यादा भड़कती रहे, तो वो उस रेडियो स्टेशन में फ़ोन लगाता है जिसको अभी तक ये लोग सुन रहे थे। जॉनी रेडियो ऑपरेटर से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है और वो चाहता है कि रेडियो पर
क्लेयर डी ल्यून म्यूज़िक को प्ले किया जाए। जॉनी यहाँ पर क्लेयर डी ल्यून म्यूज़िक को इसलिए चूज़ करता है क्योंकि वो म्यूज़िक काफ़ी सूदिंग और रोमांटिक है और इसके साथ साथ वो फ्रैंकी को भी काफ़ी पसंद है। रेडियो ऑपरेटर फ़ोन कॉल पर किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो जॉनी को भी इसके लिए मना कर देता है और फिर जॉनी उसे खुलकर बताता है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है और ये म्यूज़िक उसके लिए अभी क्यों ज़रूरी है। तो रेडियो ऑपरेटर भी अपनी ज़िद छोड़ देता है और जॉनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ये म्यूज़िक प्ले होते ही फ्रैंकी थोड़ा काम हो जाती है और जॉनी के पास आकर रोते हुए अपनी नेक की बैक साइड दिखाती है और कहती है कि तुम जिस रिलेशनशिप को बार बार पूछ रहे थे उसमें मेरे बॉयफ्रेंड ने बेल्ट नकल से मुझे ये निशान दिया था जो कि कभी नहीं जाने वाला है। जॉनी फ्रैंकी से कहता है कि उसे इस निशान से कोई दिक्कत नहीं है और वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फ्रैंकी कहती है कि मैं उस रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गई थी और तब उस लड़के ने मुझे बहुत बुरी तरह घंटों तक मारा था, जिससे मेरे पेट में पल रहा बच्चा तो मर ही गया था और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि मैं अब कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। और अब जॉनी समझ जाता है कि क्यों फ्रैंकी उस दिन बॉलिंग नाइट में बच्चों वाली बात पर उस पर भड़क गई थी। वो फ्रैंकी को समझाता है कि उसे किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहने वाला है और वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉनी के इतना समझाने के बाद भी फ्रैंकी अभी भी नहीं मानी होती है और उससे यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है और इसके बाद वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। जॉनी काफ़ी देर तक तो उसका वेट करता है और ऐसा करते करते सुबह हो गई थी और आखिर में वो भी थक हार कर वहाँ से जाने लगता है। पर अब वो जैसे ही मेन गेट पर पहुँचता है फ्रैंकी उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि वो 36 साल की है और उसकी एज सुनकर जॉनी को लगता है कि वो मान गई है क्योंकि उसने अभी तक जॉनी को अपनी एज नहीं बताई थी। इसके बाद ये दोनों खिड़की से आ रही सनलाइट में एक साथ बैठकर ब्रश करते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और ये पहली बार था कि फ्रैंकी इंटीमेट होने के बाद भी जॉनी के साथ कंफर्टेबल थी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लग गए हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। तो वो ये है कि ये पूरी मूवी इंसान के पास से कनेक्टेड है क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक या बहुत ही ख़राब पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो वो अपने फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को ही हर बार कदम कदम पर जज करेगा। और यही इस मूवी में फ्रैंकी का हाल था क्योंकि जॉनी उसे कितना भी भरोसा दिला ले या जो कुछ भी कह ले उसको जॉनी पर इतना भरोसा नहीं हो पा रहा था और वो बार बार उससे कनेक्ट होना चाह भी रही थी पर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।